ये सर स्टार्ट कर दो आप। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। और पहले हम लोग देखते हैं मतलब कंडीशन एंड फिर वारंटी, ठीक। और उससे पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। उन दोनों में डिफरेंस देख के चलेंगे तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट पढ़ा रहे हैं आप? हाँ जी सर। कंडीशन एंड वारंटी पहले देखते हैं ना। तो कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन कह रहा है कि कंडीशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लाइक कंडीशन एक एसेंशियल होता है और द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी कोलैटरल होती है। एक एक बच्चे ऐसे आते रहते हैं ना, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। कोई आए, एक सेकंड आप वेट करिए, एडमिट कर लो। एक दो तीन। अब मैं ऑडिबल? यस यस सर, सर। यस सर। तो यहाँ पे हाँ, एक एक तो आते रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंडीशन जो होता है एक एसेंशियल होता है फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट कोलैटरल वारंटी जो होती है वो कोलैटरल होती है फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं एक दो मिनट वेट कर रहा था, बार बार बच्चे आ रहे हैं ना, तो वेट करना मतलब एडमिट करना पड़ता है। ओके, तो कंडीशन आपका, सॉरी, एसेंशियल मतलब कंडीशन के लिए एसेंशियल हो क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंडीशंस आपका एसेंशियल होता है एंड कोलैटरल एसेंशियल होता है फॉर द वारंटी। ब्रीच मतलब ब्रीच के क्या consequences होंगे? कंडीशन अगर कोई पर्सन ब्रीच करता है तो मतलब कि क्लेम किया जाता है फॉर द डैमेजेस। एंड वारंटी को ब्रीच करने पे क्या होता है? गिव इंजर्ड पार्टी द राइट टू क्लेम डैमेजेस ओनली। इसमें कह रहा है गिव इंजर्ड पार्टी टू राइट टू रिपोर्ट। अच्छा, देखो कंडीशन ब्रीच करने पे दो चीजें, दो कंसिक्वेंसेस आते हैं। पहला कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना और डैमेज भी क्लेम करना। बट वारंटी को ब्रीच करने पे सिर्फ और सिर्फ डैमेज मिल रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो रहा है। वाई, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज इट? बहुत अच्छे समझना। मतलब कंडीशन इज एसेंशियल फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैट और वारंटी क्या है? कोलैटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये तो चलो क्लियर है। अगर कंडीशन आप ब्रीच करते हो तो कंडीशन में कह रहा है कि जो भी इंजर्ड पार्टी होगा वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है, क्लेम भी डैमेज कर सकता है। बट वारंटी में कह रहा है कि यू हैव राइट ओनली क्लेम डैमेज, like you can claim damage only. Okay, so why here is not mentioned repudiate the contract? Anyone please give me answer. Because there is a collateral, you can claim the damage from the collateral. Yeah, absolutely right, sir. And next, third point is breach of condition can be sometime be treated as a breach of warranty. मतलब कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन को ब्रीच करना वारंटी को ब्रीच करना माना जाता है। ओके, अभी एग्जांपल आप सब बताएंगे इसमें। दूसरा है वारंटी में कह रहा है कि ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक, तो मतलब वाइस वर्सा है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। लाइक ब्रीच ऑफ कंडीशन मतलब वारंटी एक तरीके से वारंटी का ब्रीच होना ट्रीट किया जा सकता है, बट ऐसा चीज वारंटी में नहीं समझा जा सकता। लाइक ब्रीच ऑफ वारंटी को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं समझ सकते। सो ब्रीच ऑफ कंडीशन किस सिचुएशन में ब्रीच ऑफ वारंटी समझा जाएगा? एनीवन प्लीज गिव मी सिंगल एग्जांपल। Will you repeat, sir? Yes sir, I'm asking, there is mention breach of condition can be sometime treated as a warranty. Okay, so give me any example of this sentence. If a abnormal situation arise for not completing the warranty. So I'm asking example like
A delivered any goods to B and with a condition, and that condition is breached by B. So it's a breach of warranty. Give me some type, this type of example, like which is understandable everyone. ओके, कोई बताएगा? मैं बताऊं? देखिए, जैसे कि आपको मैंने आपके घर में, जैसे मैंने एक वोल्टास कंपनी का एसी फिट किया, और आप सब जानते हैं कि जब भी एसी या कोई भी ऐसी चीजें रहती है तो कहते हैं ना कि अभी ये 5 साल वारंटी में है, और कुछ भी अगर फॉल्ट होता है तो आप किसी और से ओपन नहीं कराएंगे, और से ओपन कराएंगे तो इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी. सो दैट कंडीशन इज लाइक अ वारंटी. ओके, कि अगर आपकी एसी अगर गड़बड़ होते हैं 5 साल में, 5 साल के अंदर, लाइक 30 साल या 4 साल, तो आप कंपनी में कॉल करेंगे एंड कंपनी एक मैकेनिक भेजेगा, वो सही करेगा, उसका जो कॉस्ट आएगा आप उसको दोगे. आप आउटसाइडर से किसी मैकेनिक को बुलाकर एसी खुलवाते हो तो उसकी वारंटी खत्म हो जाएगी. तो जो ये कंडीशन, वो किस टाइप की कंडीशन है? ट्रीटेड एज अ वारंटी, लाइक वारंटी, कंडीशनल वारंटी, कंडीशनल वारंटी. हाँ जी, हाँ जी. तो समटाइम्स वही लिखा है कंडीशन ट्रीटेड एज अ ब्रीच, मतलब कंडीशन को ब्रीच करना ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, उसी का एग्जांपल था. चलिए लास्ट फिफ्थ कह रहा है इम्पैक्ट. कह रहा है कि फेलियर ऑफ कंडीशन में भी लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लाइक बिल्कुल सही है कि अगर आप कंडीशन को फेल कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है, बट इसमें कह रहा है ब्रीच में ऑफ वारंटी डज नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. लाइक ब्रीच ऑफ वारंटी में तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि कोलैटरल होता है. चलो, ये तो डिफरेंस आपको याद ही रहेगा. अब हम इसको शुरू से देखते हैं कि कंडीशन एंड आपकी वारंटी है क्या. यहाँ पे कह रहा है कंडीशन एंड वारंटी आर टर्म्स that define the obligation and assurance made by the parties involved. लाइक ये दोनों एक तरीके से ऑब्लिगेशन एश्योरेंस बताते हैं जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं. लाइक जो भी पक्षकार है, जो भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं. फर्दर कह रहा है कि while often used in context of sales of goods, this concept apply to the various types of the contract. Understanding the distinction between them, like इन्हें समझने के लिए फर्दर है नीचे बताया गया. पहले तो है कंडीशन. कंडीशन कह रहा है कि कंडीशन क्या है? इज अ फंडामेंटल एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट गोज टू द रूट ऑफ द एग्रीमेंट. इट इज स्टिपुलेटेड दैट इज सो इम्पोर्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स ब्रीच गिव द, लाइक स्पेशली कंडीशन में कोई डेफिनेशन ना बता के सिर्फ ये बता दिया गया इट इज फंडामेंटल और एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ये स्टिपुलेटेड रहता है, और इसका ब्रीच करना 2 राइट देता है. पहला कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, दूसरा डैमेज क्लेम करने का. और इसके अलावा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे पहला है कि एसेंशियल ऑफ द या मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है. दूसरा है कि रेपुडिएशन का राइट देता है ब्रीच होने पे कंडीशन. तीसरा है कि आप राइट टू क्लेम डैमेज कर सकते हो. लाइक यही डेफिनेशन में, यही तीनों कैरेक्टरिस्टिक है. इसे आपने डिफरेंशिएशन में भी दिखा. एक बार आप सब देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो. डेफिनेशन पार्ट में, अनकैरेक्टरिस्टिक में. अच्छा, आज कुछ नए लोग मेरे को दिख रहे हैं. जैसे कि अनिल कुमार. पहले क्लास यहाँ पे थे. अनिल जी, आप पहले क्लास यहाँ पे थे. अच्छा, 2 अनिल कुमार है. एंड कोमल, नवेश, शिव प्रकाश, सोनू कुमार. अच्छा, इतने लोग आज. इसके पहले आप सबने क्लास लिया है. नवेश एंड एक कैप में जो अनिल कुमार जी हैं, एंड शिव प्रकाश एंड सोनू, सुरेश कुमार. आप सबने पहले क्लासेस यहाँ अटेंड किया है.
ओके, ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कंडीशन इज क्लियर, लाइक कंडीशन क्या होता है? am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So condition is clear to everyone? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। एंड टाइप्स ऑफ कंडीशन, फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस, सेकंड वन इज इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो चलो क्लियर है कि एक्सप्रेस कंडीशन मतलब स्टेटेड है, लाइक मेंशन है एग्रीमेंट में। इम्प्लाइड क्या होता है इसे समझते हैं। इम्प्लाइड कंडीशन वो कंडीशन होती है जो स्पेशली मेंशन तो नहीं रहती है, बट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टम एंड ट्रेड पे डिपेंड करता है कि ये भी कंडीशन उसमें ऑटोमेटिक मेंशन रहेंगी। दैट इज अ इम्प्लाइड कंडीशन। ओके, सम एग्जांपल ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशन, जैसे कंडीशन हैज टू टाइटल द सेलर है राइट टू सेल द गुड्स। जैसे कि कॉमन सी बात है कि इम्प्लाइड कंडीशन ये रहती है कि जो जिस चीज का ऑनर है या जो सेलर है उसके पास सेल करने का राइट्स रहेगा। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में कह रहा है कि बहुत कॉमन सी बात है, अगर आपने नहीं लिखा है तो भी जो आपने डिस्क्रिप्शन में, सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या था, मतलब कि आप एक सैंपल था, एक डिस्क्रिप्शन था। सैंपल मतलब कि आपको 100 kg कोई चीज़ बेचना है तो आप पहले एक मतलब हाथों में लेके थोड़ा सा दिखाते हो कि देखो सर सारे हमारे 100 kg मटेरियल ऐसे ही रहेंगे, ये आप सैंपल देख लो। डिस्क्रिप्शन में आप उसे रिटेन ओरल एक्सप्लेन करते हैं। सेल बाय जो डिस्क्रिप्शन करते हैं तो अदर गुड्स भी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए। दैट इज द इम्प्लाइड कंडीशन। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, आप लिखा हो या ना लिखा हो एक्सप्रेसली, लेकिन क्वालिटी एंड फिट वो गुड्स होना चाहिए जिसको मतलब कोई बार परचेज कर रहा है। दैट ऑल एग्जांपल ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशन। इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो मिनिमम एग्जांपल है कि आप जिससे कि समझ पाओ। एक बार आप सब ये वाली वेडिंग देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, आप सबने देख लिया ये वाली हेडिंग, कोई डाउट तो नहीं है? Am I audible? Yes, sir. क्लियर है ना टाइप्स और टाइप ऑफ कंडीशन? एक्सप्रेस इम्प्लाइड क्लियर है अभी? और सर देखने आप सब बोलोगे नहीं तो कैसे मेरे को पता चलेगा कि आप सबने देखा कि नहीं? क्लियर है सर, आगे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है? तो इसमें मेंशन है और कंडीशन दैट फुलफिल्ड बिफोर द पार्टीज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम बाइंडिंग। फॉर एग्जांपल,
An agreement to buy a house might be conditional on buyer obtaining satisfactory mortgage. So जैसे कि प्रेसिडेंट वर्ड जो होता है ना वो हमारे पास्ट को शो करता है, यहाँ एक सब्सिक्वेंट वर्ड भी है, ये फ्यूचर को शो करता है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि अ कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर पार्टीज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। लाइक एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले ही पार्टीज की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं दैट ऑब्लिगेशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, देन वो प्रेसिडेंट समझा जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के पहले की चीजें प्रेसिडेंट और बाद की चीजें सब्सिक्वेंट में आती हैं। वही कह रहा है कि पार्टीज की जो ऑब्लिगेशंस होगी, लाइक पार्टीज की क्या ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, दो पार्टीज होते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज कौन कौन से होते हैं, आप नाम बताइए आप में से कोई भी। बायर और सेलर। हाँ, दोनों पार्टीज की जो ऑब्लिगेशंस है पहले ही फुलफिल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है, an agreement to buy house might be conditional that buyer obtaining a satisfactory mortgage। लाइक अगर वो मॉर्गेज पे था, जैसे कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल करना चाहते हो, तो अगर वो मॉर्गेज पे था तो ये जरूरी है ना कि आप उसे मॉर्गेज से रिलीज करा ली हो। अगर नहीं रिलीज करा ली हो तो आपको आपके पास एब्सोल्यूट ऑनरशिप का राइट नहीं रहता, आप सेल ही नहीं कर सकते उसे। तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट रहती है जब भी आप कोई गुड सेल करते हो। तो कंडीशन प्रेसिडेंट सब्सिक्वेंट ये थी। अब कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या कह रही है कि इसमें कह रहा है कंडीशन दैट इफ इट इज अकर विल टर्मिनेट एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कह रहा है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट माइट स्टेटेड दैट इट विल बी टर्मिनेट इफ द एम्प्लॉय फेल टू ऑब्टेन अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट विद इन अ ईयर। जैसे कि अब मैं आपको जॉब पे रखा, बोल दिया कि 1 साल के में आपको कोई पेटेंट लेना है, कोई अच्छा रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, कोई इवेंट कराना है फ्यूचर में विद इन 1 ईयर, या विद इन 1 ईयर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है बड़ी कंपनी के साथ, बड़ा टेंडर लेना है, ऐसा कोई भी आपके सामने कंडीशन रख दिया और विद इन 1 ईयर अगर आप उस चीज को ऑब्टेन करने में अनेबल होते हैं तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाएगा। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ द कंडीशन सब्सिक्वेंट। ठीक, लास्ट है कंकरेंट कंडीशन। कंकरेंट कंडीशन मतलब कि परफॉर्म सिमल्टेनियसली, मतलब कि ऐसा रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलता रहता है। जैसे एग्जांपल है, इन अ कैश सेल द बायर ऑब्लिगेशन टू पे एंड सेलर्स ऑब्लिगेशन डिलीवर गुड्स और कंकरेंट कंडीशन। जैसे कि कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको कोई चीज दिया तो आपने मेरे को दिया, ओके, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ द कंकरेंट। लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही चलता है, जब मैं आपको पैसा दिया तो आपने मेरे को डिलीवरी दिया, या मैंने आपसे कोई और चीज बोला तो आपने मेरे को और उसमें कोई बेनिफिट दिया। सो वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंकरेंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंडीशन चलती रहे। सो एक बार आप तीनों और जो कंडीशन है, कंडीशन प्रेसिडेंट, सब्सिक्वेंट एंड कंकरेंट, ये भी आप रीड कर लीजिए, डाउट हो तो पूछिए। Everything is clear to everyone?
हेलो, हेलो यस सर। सर, और कोई बोल ही नहीं रहा है। आप सब कहाँ इतना बिजी रहते हो? सर यहीं पर है। क्लियर है या मैं आगे बढ़ूँ? आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट वारंटी देखते हैं कि वारंटी क्या है। So warranty is stipulated that a collateral to the main purpose of the contract, like ये collateral होता है for the main purpose of the contract. It is an assurance by the one party, like इसमें एक पार्टी के थ्रू दूसरे पार्टी को assurance दिया जाता है regarding quality, fitness and performance of the subject matter of the contract. चीज ये हो गया कि ये वारंटी collateral to the main purpose of contract होता है कि इसमें देता है जो मैं गुड्स आपको दे रहा हूँ परफॉर्मेंस वाइज बेस्ड होगा। थर्ड कह रहा है कि अगर इसका ब्रीच होगा तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हो बट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। एंड फर्दर कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड एंड इफ एंड द इंजर्ड पार्टीज कंपनसेट फॉर द लॉस सफर्ड ड्यू टू ब्रीच ऑफ द वारंटी। It means after the breach of the warranty, contract remains valid, like contract valid ही रहेगा, but say buyer has right to get compensation for the breach of the warranty. So एक बार आप डेफिनेशन देख लें और कैरेक्टरिस्टिक में बता दे रहा हूँ। पहला है कि कोलैटरल होगा, दूसरा ब्रीच में आप डैमेज करें कंपनसेशन मिलेगा। एक बार आप सब ये तीनों देख ले पॉइंट और डेफिनेशन भी, जिसको जो डाउट हो वो बताए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का पेपर कब है आप सबका? ये 19 को। चलिए, समय है अभी 10 दिन का। बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है सर जी। नहीं सर, इजी है, इसमें क्या कुछ भी टफ नहीं है। कुछ ऐसा है क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर एक चीज बताइए, जैसे अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है, क्लासेस भी काफी सारी छूट गई हैं इस बार की, तो अभी हाँ जी, क्या हाँ ये जी, हाँ जी। सर ये 2-4 दिन 5 दिन में पढ़ के क्या कॉन्ट्रैक्ट पास हो पाएगा या नहीं? सर एक दिन में पढ़ के आप पास हो पाएंगे, 2-4 दिन तो बहुत ज्यादा होंगे। सर लेकिन सर जी लोगों के नंबर तो बहुत कम आए हैं इस बार कॉन्ट्रैक्ट में। कितने नंबर आए हैं? बहुत लोगों के बैक आए हैं। 75 है सर। 75 मतलब 75। नहीं, मेरे ये कहने का मतलब है कि 100 नंबर का क्वेश्चन आपके वो थे एग्जाम, या 70 नंबर का था? नहीं, 100 मार्क्स का था। ओके, तो मैक्सिमम नंबर मतलब कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितने लोग अभी जो यहाँ पे ऑनलाइन पढ़े हैं, उनमें से किसी का बैग आया है क्या? सर ऑनलाइन वालों को भी 3-4 बंदों के आए हैं। यानी जो क्लासेस में रहते थे उनमें किसी का आया है? देखिए, जो क्लास एम्प्लॉइड एक्सप्रेस क्लियर है दैट इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉइड में कह रहा है कि दैट इज नॉट मेंशन बट इम्प्लाइडली, एक तरीके से लाइक दैट इज नॉट इन एक्सप्रेस फॉर्म बट इम्प्लाइडली मेंशन रहता है, जैसे कि वारंटी हैज टू क्वाइट पोजीशन। दूसरा कह रहा है कि वारंटी दैट गुड आर फ्री फ्रॉम द इनकम्बरेंस, लाइक गुड्स पे कोई चार्जेस नहीं है एंड पोजीशन से फ्री है, आपको दे दिया गया गुड्स तो आज से आपका ही पोजीशन रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। तो ये सब इम्प्लाइड वारंटी रहती है, लाइक इम्प्लाइडली ये सब मेंशन रहती है। एंड डिफरेंशिएशन हमने देख लिया। सो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल स्टार्ट नेक्स्ट सेटिंग। क्वेश्चन है किसी का कुछ? हाँ सर,
एक बार ना किताब आज पहली बार खोली हमने, ये कॉन्टेक्ट वाली, हाँ तो इसमें थोड़ा एक बार ये बताओ, अभी देख रहा हूँ मैं 4-5 चैप्टर दे रखे हैं इसमें, यूनिक की सीरीज है जो, हाँ जी। तो इसमें सर सारा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा इम्पोर्टेंट सा ये बताओ कि ये चैप्टर पढ़। अच्छा एक सेकंड ना, पहले आज मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ क्योंकि इसके बाद क्लास हो कि ना हो, आप सबको हाँ ना जी, मैं हाँ जी। पूरा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, मतलब इस पूरे उससे क्या नाम है, जो जो भी आपके इस सेमेस्टर में है, आप इतना तो देख के ही जाना, वो टॉपिक हो जाएगा आपका काम। तो सर यूनिक में से ही बताना था कि पेज नंबर के हिसाब से हम टिक कर लें। नहीं सब पेज नंबर में नहीं पता ना, तो यूनिक मेरे पास है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, हाँ उसी जी, में हाँ से जी, हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वो बताओ। देखिए सर ये आप सर सिर्फ ये सर ये समझ के बताना कि भी बुक खुली नहीं है, इस हिसाब मैं से हाँ वैसे बताना। ही हाँ, बुक नहीं बताऊंगा। खुली आज, पहली बार सुनिए खोली, जो मैं पेज भी फाड़े हैं आज। नहीं, आप ना कॉपी पेन से लिखिए, जैसे मैं बताऊंगा ओके उसी ओके फॉर्मेट सर। में पढ़िएगा तो सब कुछ आ अच्छा, जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपका सब कुछ हो जाए, ठीक। चलो पहला आप चलो बताओ। पढ़िएगा, पहला आप पढ़िएगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, मतलब 5-5 लाइन में डिफरेंस देख लीजिएगा, क्योंकि ये 5 लाइन का डिफरेंस आप दोनों टॉपिक के देखिए तो आप लॉन्ग भी लिख ले जाओगे। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, और दूसरा डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। मतलब पहले को मैं बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका, क्योंकि आप शॉर्ट में देखेंगे और आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा। और सर अगर आपको ऐसे नहीं मिलेगा डिफरेंस, तो गूगल पे बहुत सारे नोट्स हैं, आप कैसे भी देख लेंगे तो आपका सब कवर हो जाएगा इससे। ये ऐसी मैंने हेडिंग बताई है कि इस हेडिंग से आपका सब कवर हो जाएगा। दूसरा बेलमेंट और प्लेज, बेलमेंट एंड प्लेज में क्या डिफरेंशिएशन ठीक है, है, क्योंकि ठीक 6 पॉइंट इसका देखे 6 पॉइंट उसका, तो इसमें शॉर्ट आएगा तो भी कवर कर लोगे आप, लॉन्ग आएगा तो भी कवर कर लोगे, मिडल क्वेश्चन आएगा लाइक 10 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी कवर हो जाएंगे आप, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में आपको सिर्फ ये लिखना है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेट। अगर आप ये दो मतलब इस पे पॉइंट देख ले तो आपका ये भी कवर हो गया कि एजेंसी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। बस या व्हाट इज एजेंसी एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेट, बस हो गया। क्लियर। आगे बताइए। नेक्स्ट आप लिखना मतलब कि सेल की डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन ऑफ सेल। दूसरा एसेंशियल ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्रीमेंट टू सेल, मतलब कि सेल की डेफिनेशन, और दूसरा एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, बस हो गया। इसके बाद कैविएट एम्प्टर अभी मैं पढ़ाऊंगा, उसको देख लीजिएगा। कैविएट एम्प्टर एक बार रिपीट करेंगे, एसेंशियल ऑफ। हाँ, पहला डेफिनेशन लिखा, दूसरा है एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। मैंने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रेजेंट में होता है, एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में होता है। डेफिनेशन ऑफ सेल में यही रहता है कि गुड्स पास किया जाता है बाय सेलर टू बायर, एंड ड्यूटीज एंड सेलर बायर कहेगा, ये तो आप ऐसे लिख जाओगे, इसलिए इसको लिखना मत आप सब। नेक्स्ट आप लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनपेड सेलर एंड हिज राइट। अनपेड सेलर कौन होता है और उसके राइट क्या है, ठीक। अब ये आप जरूर लर्न रखिएगा, अनपेड सेलर और उसके राइट क्या है ये। और फिर पार्टनरशिप में आते हैं, लास्ट वाले में आप लिखिएगा व्हाट इज पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट, एंड दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब डिसॉल्व कैसे होगा। पहला आप लिखिएगा व्हाट इज पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तीसरा व्हेन माइनर कैन बिकम पार्टनर, मैंने बताया है माइनर पार्टनर 18 से कम है तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है, बट जैसे कि वो 18 का हो जाता है तो उसे डिक्लेयर करना पड़ता है विद इन 6 मंथ कि अगर फुल पेज में पार्टनर बनता है तो उसे बना दिया जाएगा, और नहीं बनना चाहता तो डिनाई कर देगा, और नहीं डिनाई करता तो भी वो पार्टनर बन जाएगा, 18 साल के बाद वो फुल पेज में लाइबल होगा। तो वही हो गया कि व्हेन माइनर कैन बिकम पार्टनर, ठीक।
लास्ट वाला, अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती उसका क्या इम्पैक्ट होते हैं, लाइक कोई शूट नहीं कर पाएगी, कोई राइट नहीं क्लेम कर सकती, जो मैंने आप सबको बताया नोट्स में, वही सारी चीजें हो जाएंगी। लास्ट वाला आप नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, बट आप ये 3 देख लेना। डेफिनेशन ऑफ पार्टनर, मतलब परिभाषा, लाइक डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट। सेकंड वन इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लाइक कैसे कैसे पार्टनर डिसॉल्व हो सकता है। तीसरा, अगर आप पढ़ पाना तो सिर्फ यही देख लेना, व्हेन माइनर कैन बिकम पार्टनर, बस हो गया। इतना ही बस पढ़ लेना। मैं मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन इसमें, 2-3 क्वेश्चन इसमें, 3 क्वेश्चन इसमें, 8-9 पढ़ लोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा आप सबका। सर इसमें आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में बताया वो इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, पेज और ये एजेंसी, यही है ना 5? सर ऐसे मत पढ़िएगा, देखिए होता क्या ना कि आपको फुल पेज में नहीं पढ़ना है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतना ही पढ़ना। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऐसा चीज होता है कि दोनों को एक साथ आप पढ़ लोगे और आप कोरिलेट करके लिख लोगे और आपकी हेडिंग तैयार हो जाएगी। जैसे कि दोनों में पार्टीज 3-3 होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में डैमेज, मतलब कि डैमेज देने की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी मतलब देने की बात करता है। मतलब आप लिख ले जाओगे अगर आप सब लिख दिए। वही चीज प्लेज एंड वेलमेंट में है। एजेंसी पे क्या क्वेश्चन बनेगा, मैंने बता ही दिया कि व्हाट इज एजेंसी एंड टर्मिनेशन कैसे होता है। बाकी एजेंसी में आप जानते हैं एजेंट होता है, वो तो पता ही है कि एक प्रिंसिपल एक एजेंट है, तो वो सब तो आप कर ही रहे हुए। एसेंशियल आप मतलब सेल हो गया, सेल के बाद एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट ऑफ सेल तो क्लियर है, मैंने बता ही दिया। इसके बाद डायरेक्ट कैविएट एम्प्टर शॉर्ट में बहुत पूछता है, ये बता दिया। फिर अनपेड सेलर के राइट्स बता दिए, मतलब अनपेड सेलर क्या है, उसके राइट्स क्या है, ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पार्टनरशिप में व्हाट इज पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट। नेक्स्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और लास्ट वन इज व्हेन माइनर कैन बिकम अ पार्टनर। बस हो गया, इतना ही देख ले, हो गया। 3 क्वेश्चन इसमें, 3 क्वेश्चन इसमें, ऊपर वाले में 3 क्वेश्चन मैंने बताया। 9 क्वेश्चन आप देख लेना। 9 क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आप चाहोगे तो एक दिन में देख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रौनक सर, एक रिक्वेस्ट थी, जो आपने नोट्स पहले शेयर किए थे हमें, तो सर वो जो नोट्स हमें मिले 2-3 बार, वो पुराने वाले और कुछ नए थे। ये जो आज पढ़ा रहे हो सर, ये प्लीज फॉरवर्ड कर देना आप, तो इसमें काफी चीजें हैं काम की। मैं बिल्कुल 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 फॉरवर्ड कर दूंगा, अभी जस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जैसे ही क्लास ओवर हो रही है। ये अच्छे हैं। ये नहीं जो रह गया ना और आगे टॉपिक, उसका भी कर देना, पता नहीं अगली क्लास मिलेगी कि नहीं। मैं को भी कल तक कर दूंगा सर, जो मेरे पास जो बचता है मैं कल तक को भी कर दूंगा। अभी इसमें जैसे हेडिंग कह रहा है कि कैविएट एम्प्टर वाले पे आते हैं। कैविएट एम्प्टर अब क्या होता है, ठीक। कैविएट एम्प्टर में सर ये आपको बस ध्यान रखना है, कैविएट एम्प्टर कहता है बायर बीवेयर, मतलब कि ये किसके लिए मैगजीन है, जब भी कोई तो लेते टाइम कोई सर आवाज सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है। सर ये कैविएट होता क्या है एक्चुअली? एक्चुअली सर कैविएट एक मैगजीन है, कैविएट एम्प्टर एक मैगजीन है, ठीक। और इस मैगजीन का मीनिंग होता है कि जो बायर, जैसे बायर को लॉ तो प्रोटेक्ट करती है। जैसे अगर आप कोई सामान हमारे यहाँ खरीदने आए, अब मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, सामान गलत दे, जैसे आप मेरे से गोल्ड खरीदे, आपने मेरे को 10 ग्राम गोल्ड का रेट पूरा 1 लाख रुपए दे दिया 24 कैरेट का, बट आपके साथ फ्रॉड हुआ, ठीक। तो आपको लॉ एंड कानून जो है वो तो प्रोटेक्शन देगा ही, आपको हमसे कंपनसेशन भी दिलवाएगा, बट लॉ ये भी कहता है कि बायर बीवेयर। तो बायर सावधान रहो। आप बायर सावधान इसलिए रहो क्योंकि जब भी आप कोई गुड्स या कोई भी चीज खरीदते हो तो आप एक्टिव रहो, लाइक प्रो एक्टिव रहो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप गोल्ड खरीदने आए, गोल्ड किस कलर का होता है? येलो कलर, गोल्डन कलर। तो सही है, ठीक। अब मान लो मैं आपको येलो कलर की जगह ब्लैक दे देता हूँ, मतलब ब्लैक स्टोन दे दिया, मैं बोल दिया कि ले जाओ गोल्ड है। अब आपको पता चला रहे नहीं ये गोल्ड नहीं है, ये तो ब्लैक ऐसे ही स्टोन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक। आप जाओगे FIR कराने,
पहले पुलिस आपको यही बोलेगा ना कि जब आप ले रहे थे तो आपको देखना, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जो गोल्ड होता है वो येलो कलर होता है, इस कलर का होता ही नहीं है। तो कहते हैं कि कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज आपको पता होना चाहिए। गोल्ड आप लेने जा रहे हो तो गोल्ड येलो कलर का होता है और कोई कलर का है, या उसे आप देखिए थोड़ा सा आपको फेक लग रहा है तो आप नहीं लो। तो यही कहता है लॉ इसमें कि पहले आपकी कुछ मोरल इन द सेंस की कुछ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप चीज़ों को देखो, क्या वो जो चीज़ आपको दिया गया है वो सही है कि नहीं, और ऊपरी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि लॉ आपसे मतलब ये चाहता है कि कुछ आप अवेयर हो, ये नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं पता हो, तो लॉ आप कहाँ तक प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए कहते हैं कि लॉ मतलब वही प्रोटेक्ट करेगा जहाँ पे आप बी वेयर थे फिर भी आपके साथ फ्रॉड हो गया। जैसे कि गोल्ड आप मेरे से लेने आए तो गोल्ड तो मैंने आपको दिया, ऊपर से गोल्ड भी है, बट बीच में मैंने सिल्वर लगा के रखा है, तो चलो आप उसे नहीं जान पाओगे। ऐसा मैं करता हूँ तो चलो आपके में पुलिस का फायर लिखो, मेरे ऊपर एक्शन हुआ, पुलिस भी समझ सकती है हाँ कि अंदर आदमी कहाँ दिखेगा, सोना है कि क्या है, ऊपर से तो सोना ही दिखना था। तो ऐसी जगह तो हेल्प करेगा। बट वही मैंने ब्लैक दिया वो भी आप रख लिया, ऑरेंज कलर दिया वो भी रख लिए, ब्लू दिया वो भी आप रख लिए, तो वहां पे एक तरीके से आप बिल्कुल अवेयर नहीं हो, बी अवेयर नहीं हो, लाइक सावधान आप नहीं हो, तो आप फ्रॉड होता है। तो थोड़ा आपको जो कोर्ट एंड जो लॉ सिस्टम है कम प्रोटेक्ट करती है। कैविएट एम्प्टर, दिस इज अ लैटिन मैगजीन। इसका जो मीनिंग होता है वो है बायर बी वेयर, लाइक बायर को सावधान रहना चाहिए। दिस इज ए इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट। लाइक जब भी कोई बायर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेगा तो उसे सावधान रहना चाहिए। इसके कुछ कैविएट इसके सर कैविएट तो कोर्ट में किया था सर, क्या कैविएट तो कोर्ट में करते हैं ना सर, वो दूसरा मतलब है। सुनिए अच्छा वो जो ये आप दूसरा कह रहे हैं ना, सुनिए जैसे वो हमारे जमीन में कोई नहीं ये नहीं नहीं कर दे मुझे। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली वो जो है ना वो दूसरा है। कैविएट अच्छा ये वो दूसरा, उसमें सीपीसी में है, उसमें ये कहा जाता है कि जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी कोई सेल कर रहा है, आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो पहले कोर्ट आपको इन्फॉर्म कर देगी। हाँ उसका कैविएट कराते हैं। हाँ वो दूसरा कैविएट है, वो ये भी टाइम सेल बर्ड ऑफ होता गुड्स वाला है। ओके, ये दूसरा है। है। इसमें इसके क्या प्रोटेक्शन मिलेगा सर, ये मतलब इस कैविएट का क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? मतलब मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ये कैव हेलो, सेल ऑफ गुड्स में इस कैविएट से क्या प्रोटेक्शन मिलेगा कस्टमर को या बायर को? देखिए प्रोटेक्शन इन द सेंस सिर्फ इतना इसमें है कि कैविएट एम्प्टर इज अ मैक्सिम एंड मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम, let the buyer beware means when any buyer purchasing any goods, so it's a buyer responsibility to be aware means buyer आप जब भी कोई गुड्स परचेस करते हो तो आप एक्टिव रहो, सावधान रहो कि अब जैसे विद कि ड्यू डिलिजेंस सब कुछ चेक कर लो। ठीक है, समझ गए सर। हाँ, जैसे कि एक्सपायरी डेट आप चेक कर लो। ओके, अब आप खाने पीने की चीज लिए, जैसे मैंगो है अगर मान लेते हो पेरिशेबल नेचर का होता है, आपको दिख रहा है कि मैंगो ये बेकार है फिर भी आप ले आ रहे हो, तो वहाँ पे कोई कितना आपको प्रोटेक्ट करेगा, लाइक लॉ कितना प्रोटेक्ट करेगा। वही कहता है कि बायर आप बी वेयर रहो, देन फिर भी आपके साथ फ्रॉड होता है, देन लॉ कहता है आई विल हेल्प यू, ओके, आई विल प्रोटेक्ट टू यू। ठीक, अब इसके कुछ की एस्पेक्ट है, लाइक बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, मतलब जब भी परचेस करेगा तो उसकी क्वालिटी, कंडीशन, सुइटेबिलिटी सारी चीजें चेक करेगा। इंफॉर्मेशन एसिमेंट्री, मतलब कि सेलर उसे सारी चीज के बारे में बायर को बताएगा, बायर उस हिसाब से देखेगा। नो इम्प्लाइड वारंटी, लाइक इसमें इसके मतलब कैविएट एम्प्टर को लेके कोई वारंटी ऐसी नहीं रहती। ड्यू डिलिजेंस, मतलब कि बायर जब भी चीजें परचेस करेगा तो बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल सावधान रहेगा जिससे उसके कोई लॉस ना हो पाए। सबसे पहले सर बिल लेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, सारी चीजें देखेगा। फिर फर्दर इसमें कह रहा है कि फ्रीडम, जैसे इस मतलब डॉक्ट्राइन के पीछे क्या रीजन है, जैसे कि एफिशिएंसी एंड फाइनलिटी ऑफ सेल, लाइक वो सेल फाइनल हो,
फर्दर रिटर्न वाली बात है, एफिशिएंसी लाइक क्वालिटी ये सब मेंटेन करना, फ्रीडम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लाइक आप कोई चीज बाहर से टाइम फ्री हो, किसी फाउंडेशन में नहीं हो। कुछ एक्सेप्शन है कि जहाँ पे कोर्ट आपको मदद करेगा, जैसे कि मिसरिप्रेजेंटेशन आपको किया गया या किसी डिफेक्ट को, एक होता है लेटेंट, एक होता है पेटेंट एम्बिगुइटी, मतलब कुछ चीजें दिखाई देने लायक होती है, कुछ चीजें दिखाई देने लायक नहीं होती है। ऐसा कुछ अगर आपके साथ फ्रॉड किया गया तो भी कोर्ट आपको मदद करेगा। ओके, तो फ्रॉडलेंट मिसप्रेजेंटेशन या कोई कंसीलमेंट किया गया तो भी आपको उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्ट करेगा। अब आपको कोई चीज सेल किया गया या इम्प्लाइड वारंटी है वो चीज नहीं फुलफिल हुई तो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। सेल बाय सैंपल डिस्क्रिप्शन हुआ या यूसेज ऑफ ट्रेड रिगार्डिंग कोई गुड्स नहीं है, मतलब जो आपको सैंपल दिखाया गया वैसा नहीं डिलीवर किया गया, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं डिलीवर किया गया तो भी आपको उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्ट करेगा। और ये सारी चीजें हैं। और इसका आप अच्छा ये आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो कैवेट एम्प्टन बस इतना ही ध्यान रखना है कि इट्स अ लैटिन मैगजीन, इसमें बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है को अवेयर रहे कोई गुड्स प्रोटेक्ट खरीदते टाइम, फिर भी उसके साथ अगर बाई मिसरिप्रेजेंटेशन, बाई कंसीलमेंट आप फैक्ट या कोई चीज डिस्क्राइब करके कोई चीज सैंपल दिखा के उसे कोई गलत चीज दे रहा है, देन वहां पे लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मैं अभी पढ़ाना चाह रहा था वो ये है अनपेड सेलर क्या है और इसके राइट्स क्या है, ये थोड़ा सा देख लेंगे तो आपका लॉन्ग इस पे आएगा तो आप कुछ लिख पाएंगे। ठीक, तो अनपेड सेलर एक लाइन में बता दीजिए सर। वही बता रहे पहले तो आप सेक्शन बताएंगे। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 45। इसमें कह रहा है कि अनपेड सेलर कौन हुआ। ठीक, कह रहा है कि when the whole of the price has not been paid, ओके, या टेंडर्ड, मतलब कि अनपेड सेलर मतलब कि एक ऐसा सेलर जिसने अपना पैसा दे, अपना गुड्स दे दिया बट उसको पूरा पेड नहीं किया गया। तो अनपेड सेलर वो पर्सन होता है जिसको पूरा पैसा नहीं दिया गया है या पूरा पैसा देना अभी बचा है। जैसे मैंने 1000 का आपको गुड्स दिया, आपने 500 दे दिया है, 500 भी देना है। सो आई एम अनपेड सेलर, मैंने पेड कर दिया आपको, तो मतलब आपको तो दे दिया है गुड्स बट मेरा अभी पेड नहीं हुआ, मतलब मेरे को आपने पे पूरा नहीं किया है। पेड किया है बट कंप्लीट पेड नहीं किया, 1000 देना है, सो आपने अभी 500 दिया है। ठीक, तो अनपेड सेलर पहला वो पर्सन होता है जिसको पूरा पेमेंट नहीं किया गया, जिसका पेमेंट अभी बचा हुआ है। दिस इज क्लियर। दूसरा कह रहा है when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the condition on which it is received has not been fulfilled by reason of dishonor of instrument or otherwise। जैसे कि या तो देखो अनपेड का मतलब सेलर एक ऐसा सेलर को पेमेंट नहीं किया गया, या तो आप पेमेंट कैश में करते हो तो पूरा पेमेंट नहीं हुआ। अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में पेमेंट किया है और वो पेमेंट कंडीशनल पेमेंट है और जिसकी वजह से पेमेंट अगर रुक गया है, सो आई एम ऑल्सो अनपेड सेलर। ओके, जैसे मैंने आपने मेरे को चेक इशू किया, अब चेक में प्लेन उसको कैश कराने गया, अब चेक पे पता चला आपका साइन सही नहीं है, डेट गलत है या और कोई इनकरेक्शन है जिसकी वजह से वो चेक कैश नहीं हो पा रहा है, सो आई एम अनपेड सेलर। दैट इज क्लियर। सर इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है क्या, जैसे इंस्टॉलमेंट में लेते हैं? बिल्कुल तो सही, पूरी पेमेंट तो होती नहीं उसमें। बिल्कुल किसी भी फॉर्म में पूरी पेमेंट नहीं होनी चाहिए, आइदर कैश आइदर एनी इंस्ट्रूमेंट, और दो ही तरीके से इस टाइम आजकल पेमेंट चल रहा है। उसके बाद और भी यहाँ पे कह रहा है अनपेड सेलर सेकंड क्लॉज में कह रहा है फर्दर क्लैरिफाइज दैट सेलर हु हैव रिसीव्ड ओनली पार्ट ऑफ द प्राइस। जैसे कि पार्ट ऑफ द प्राइस, जैसे कि 1 लाख रुपए मेरे को मिलना चाहिए था गुड्स के बदले, पार्ट मतलब कि 30,000 या 20,000 मिल चुका है, बाकी पोर्शन बचा हुआ है, आई एम अनपेड सेलर। और भी यहाँ पे कह रहा है कि अनपेड सेलर है राइट्स के रिगार्डिंग, कह रहा है कि अनपेड सेलर हैव सर्टेन राइट अगेंस्ट द गुड्स, मतलब अगर मेरे को पैसा पूरा नहीं मिला तो हमारे कुछ राइट्स रहेंगे गुड्स के अगेंस्ट। सोल्ड गुड्स सोल्ड एंड अगेंस्ट द बायर पर्सनली, दिस राइट कम्युलेटिव एंड नॉट अल्टरनेटिव। लाइक अब मतलब कि अब अनपेड सेलर हूँ, मतलब मेरे को पूरा पैसा नहीं मिला, आई एम अनपेड सेलर, हमें कुछ राइट दिया गया। जैसे पहला है लियन का राइट, इट इज गिवन सेक्शन 47 to 49। लियन मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ है, किसी को याद है? लियन वही है जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। लियन का राइट क्या है मैंने बताया आप सबको, बताओ। सर वो अनपेड सेलर लीन लगा लेगा ना, लीन मतलब पैसा रोक लेगा या जो भी है।
पैसा कैसे रुकेगा, गुड्स रुकेगा ना। हाँ गुड्स रोकेगा। हाँ, लीन तो उसके जैसे कि केस मान में लो, होता है, एजेंसी के केस में होता है ना लीन, जब फाइनल हाँ सेटलमेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा दे देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं कि 100 शेयर देने थे आपको, उसके बदले मेरे को 10,000 लेना था, तो मेरे को आपने 5,000 रुपए दिया है, तो मैं आपको 85 शेयर दूंगा, 50 शेयर रोक दूंगा, बोलूंगा जब पेमेंट करोगे तब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। पार्ट डिलीवरी भी यही हुआ। पार्ट डिलीवरी का मतलब कि जितना पैसा, जैसे कि 100 शेयर उतना 100 kg मान लेते हैं शुगर मतलब शक्कर का आपने ऑर्डर दिया है, और जितना जैसे 10 kg का पैसा पे किया, तो मैंने 10 kg आपको डिलीवर कर दिया, तो और बाकी मैंने रोका हुआ है। ठीक। टर्मिनेशन ऑफ लियन कब होगा? टर्मिनेशन ऑफ लियन जैसे कि जैसे आप पूरा मेरा पेमेंट कर दोगे, वैसे ही लियन भी खत्म हो जाएगा। ठीक। पहला हो गया लियन का राइट। दूसरा है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दिस इज गिवन 50 to 52 सेक्शन। अब जैसे कि अब गुड्स जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने डिलीवरी के लिए आपको एक ट्रक हो और राइस मैंने भेज दिया, उसका 10 लाख प्राइस है, आपने 3 लाख मेरे को भेजा है, आप बोले थे कि आप ठीक है ट्रक से भेज दो माल, और मैं आपको दोपहर तक पे कर दूंगा। मैं दोपहर तक वेट किया, पैसा ही नहीं आया, तो जहाँ पे वो गुड ट्रक वाला था, मैंने उसको बोल दिया कैसा जहाँ पे हो वहीं से रिटर्न आ जाओ। उसके ऑनर ने पैसा नहीं दिया, इसलिए मतलब जो गुड्स मंगाया वो पैसा पूरा नहीं पे कर रहा है, बोला भी था और फिर भी नहीं पे किया, तो आप मत लेके जाओ, रिटर्न आ जाओ। मैंने अपने ड्राइवर से, ट्रक वाले से बोल दिया। सो स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब कि जो रास्ते में गुड्स जा रहा था मैंने उसको रुकवा दिया। ठीक। और ये हो गया दूसरा राइट। तीसरा है रीसेल। जैसे आप पैसा नहीं मिला, तो अब पेरिसेबल नेचर का गुड्स है, आप पैसे दे नहीं रहे हो, पेरिसेबल नेचर का, तो मैं आपको ना सेल करके किसी सेकंड पर्सन को रीसेल कर दिया। इज इट क्लियर? और इसके बाद अब बात, ये तो तब थे जब गुड्स हमारे पास थे, आप तक नहीं पहुंचा था। अब गुड्स आपको मिल गया, अब पैसे नहीं दे रहे हो, तो मैं सूट फाइल कर सकता हूँ। सूट फॉर प्राइस, पहला तो प्राइस के लिए फाइल करेंगे, पैसा हमारा लो। दूसरा कि आपने जैसे कि गुड्स नहीं, मतलब गुड्स मैंने आपको ऑर्डर दे दिया था, लेकिन आप वही पेमेंट नहीं कर पाए, तो मेरे को मेरा गुड्स डैमेज हुआ, उसके लिए भी मैं सूट फाइल करूंगा। और इंटरेस्ट, जैसे कि अगर कुछ मेरा लॉस हुआ है, मतलब होता है ना कि जो चीज, जैसे मान लो आप एप्पल ले लो, बनाना ले लो, तो इनकी प्राइस घटती बढ़ती रहती है। अब मान लेते हैं कि मार्केट रेट चल रहा था 100 रुपए, जब आपको ऑर्डर दिया तो आप लिए नहीं, और आधा पैसा दे के मतलब फंसा दिए गुड्स, और बाद में वो 70 रुपीज किलो हो गया, 30 रुपीज का मेरे को पर केजी लॉस हो रहा है, तो वो भी मैं आपसे इंटरेस्ट उसका लूंगा। ठीक। लास्ट है सूट फॉर रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लाइक अगर अब मैं आपसे बोल दिया पैसे दे दो, पैसे दे दो, आपने फिर भी पैसा नहीं दे पाया, तो मैं क्या करूंगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूंगा। इज इट क्लियर? यस सर, ठीक है, ठीक। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। मैंने शॉर्टकट भी इसलिए आप सबको पढ़ा दिया जिससे अगर कि वो डिलीवर कर चुका है सर, उसको मतलब बाद में पेमेंट वो आनी है, उसमें मतलब उसके पास कोई डॉक्यूमेंट कुछ तो होगा, उसी को कन्फिस्केट करेगा फिर वो। मैं सर समझ नहीं पाया, फिर से आप बोलिएगा एक बार। अगर जैसे सेलर ने जो प्रोडक्ट था वो डिलीवर कर दिया है और उसकी जो है पार्ट पेमेंट फंसी हुई है, तो क्या एक्शन लेगा वो? पेमेंट के लिए सूट फाइल करेगा ना, पार्ट पेमेंट के लिए सूट फाइल करेगा ना, सूट फॉर प्राइस। ओके सर। ये सर कैश ऑन डिलीवरी का केस है शायद जो आप बता रहे हैं। कैसा कैश ऑन डिलीवरी का केस है ना? कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? नो सर। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? प्रॉपर्टी वाला अपने आप पढ़ लें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो गुड्स में है। कौन सा सेल ऑफ प्रॉपर्टी सर? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो है सर,
सेक्शन 19 वगैरह जो है, क्वेश्चन हाँ, आता है इसका कोई- कभी। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। और कोशिश है कि और हो पाए, क्योंकि आप सबका एग्जामिनेशन डेट डाला हुआ है।